दिस इज राहुल, वेलकम टू जीरो ट्रिपर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगेन हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि पार्ट है यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट का। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो है जनरली हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी यहाँ से बहुत सारे देखने को मिलते हैं हमें। अगर बात की जाए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें हम बेसिकली एफडीआई के पार्ट्स, एफडीआई के टाइप्स और साथ में जो रिसेंट डिसीजन लिए गए हैं जो बजट के अंदर एफडीआई के रिगार्डिंग, उन सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। एफडीआई के साथ ही हम एफपीआई की भी बात करेंगे, एफपीआई जो कि कहीं ना कहीं इसी का ही पार्ट गिना जाता है, तो उसको भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिसको आपने खुद अटेम्प्ट करना है, जो कुछ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रहेंगे जो इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप कॉमर्स के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। तो बेसिकली एफडीआई है क्या? देखो, इट रेफर्स टू एन ओनरशिप स्टेक। ये क्या है? बेसिकली ओनरशिप स्टेक है। हाँ जी, इट डिनोट्स टू एन ओनरशिप स्टेक इन ए फॉरेन कंपनी और प्रोजेक्ट मेड बाय इन्वेस्टर, कंपनी और गवर्नमेंट फ्रॉम अनदर कंट्री। अब जैसे कि मान लो इंडिया में है, अब मान लो रिलायंस की कंपनी में कोई भी फॉरेन कंपनी या फॉरेन इन्वेस्टर्स 50% से ज्यादा हिस्सेदारी ले लेते, 10% से ज्यादा ही हिस्सेदारी ले लेता है, तो बेसिकली वो पार्ट बन जाता है किसका? एफडीआई का। तो हम कहेंगे कि एफडीआई एफडीआई हमारी कंट्री में आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया गया है हमारी कंट्री के अंदर। याद रखना कितना परसेंट कहा मैंने? 10%। एफडीआई को बनाने के लिए 10% से ज्यादा स्टेक जरूरी है। 10% से अगर नीचे रह जाएगा तो वो एफडीआई नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा एफपीआई, जहां पर उसके शेयर स्टेक खरीदे जाएंगे। 10% से नीचे की रहेगा तो वो एफपीआई का पार्ट बन जाएगा। अब इट इज डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये डिफरेंट है एफपीआई से, वेयर द फॉरेन एंटिटी मियरली बाइज वेयर द फॉरेन एंटिटी मियरली बाइज इक्विटी शेयर्स। जहां पर फॉरेन एंटिटी जो है सिर्फ इक्विटी शेयर्स को बाय करती है, तो वो बात होती है एफपीआई की, जहां पे 10% से नीचे का स्टेक हमें देखने को मिलता है। एफडीआई इज नॉट जस्ट द इनफ्लो ऑफ मनी बट आल्सो द इनफ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। देखो, एफडीआई की खास बात क्या है? एफडीआई की खास बात ये है कि इसमें सिर्फ मनी मनी नहीं आ रही है, इसमें टेक्नोलॉजी भी आ रही है, इसके अंदर जो है अदर रिसोर्सेज भी आ रहे हैं, स्किल्स भी आ रही है, एक्सपर्टाइज भी हमें देखने को मिल रही है। तो ये है एफडीआई। तो एफडीआई एक ब्रॉड कंसेप्ट है, एफपीआई एक नैरो कंसेप्ट है, हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें एफडीआई की, एफडीआई मींस इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट बाय पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो कि हमने बात करी। लेकिन एफडीआई को 10% से ज्यादा का होना जरूरी है। किसी भी कंपनी में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल कैपिटल का 10% से ज्यादा अगर आप कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तभी वो एफडीआई का पार्ट बन पाएगा, अदरवाइज वो एफपीआई का ही पार्ट बन जाएगा। अब देखना, यूनियन बजट 2025 के अंदर हमने जो इंश्योरेंस सेक्टर था वहां से एफडीआई की जो कैप थी, मतलब कि 74% तक एफडीआई अलाउड थी अभी तक, अब उसको उठाकर 100% पे कर दिया है। मतलब कि अब कोई भी बाहर का कोई पर्सन है या कोई कंपनी है, वो 100% स्टेक जो है ले सकती है इंडियन कंपनी के अंदर, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, जो कि अभी तक 74% था। तो ये कहीं ना कहीं जो है एफडीआई को बढ़ाने की बात करी गई है। अब किस तरह जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्क करता है, मेन बात ये है। तो देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें स्टेक की, तो एफडीआई जो है इज ए स्टेक इन द कंपनी or project by the foreign entity, companies or government considering, and FDI consider target firms or projects in open economy that is skilled workforce or average work prospectus for the investor। बेसिकली बात ये है कि देखो, कोई भी फॉरेन कंपनी, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है अगर जो इकोनॉमी है वो कैसी है? ओपन है। मतलब अगर हम इनवाइट कर रहे हैं कि आओ हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो, तो वो इन्वेस्टर जनरली क्या है, वो इन्वेस्ट कर सकता है। अब बात ये आती है कि वहां पे हमें देखना होता है कि उसकी कैप कितनी है। मतलब कि कहीं जगह गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं कि आप 50% से ज्यादा नहीं कर सकते, 49% से ज्यादा नहीं कर सकते, और कहीं जगह तो ऐसा है कि गवर्नमेंट ने लगा रखे कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, इधर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना ही मना है। अब ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। Foreign FDI frequently goes beyond mere capital investment. It may include the provision of management, technology and equipment. मैं आपको पहले ही बताया कि सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होती है एफडीआई के अंदर, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसका पार्ट बनती है। It establish effective control of the foreign business or at least substantial influence over its decision making। अब एफडीआई से होता क्या है? देखो, कोई अगर आपकी फर्म के अंदर 10% ज्यादा हिस्सेदारी लेगा, तो कॉमन सी बात है वो आपके डिसीजन मेकिंग को भी इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे मान लो मेरा बिजनेस है इंडिया के अंदर, किसी ने मेरे बिजनेस में 10% से ज्यादा स्टेक लिया, अब मैं कल को कुछ और इंक्लूड करना चाहता हूं, तो मुझे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी?
डेफिनेटली मुझे इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन मेकिंग को क्या करता है, इफेक्ट करता है एफडीआई। The net amount of money involved with FDI are substantial, with roughly 1.28 trillion of foreign investment made in 2022। इंडिया के अंदर जो एफडीआई का टारगेट है 2022 में, जो टारगेट था वो कितना था, 1.28 ट्रिलियन डॉलर ये इन्वेस्ट किया गया था 2022 के अंदर, जिसमें यूएस जो था वो टॉप पर था, किसमें, इनफ्लो फंड्स में, और आउटफ्लो में भी यूएससी क्या था, टॉप में था। ठीक है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी भी यूएस ने थी, और हमने भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जिस कंट्रीज में हम करते हैं सबसे ज्यादा हमने यूएसए में ही करी थी। अब एफडीआई लाने के कितने रूट्स हैं, तो बेसिकली हमारे पास तीन रूट रहते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, दूसरा है गवर्नमेंट रूट, और तीसरा है कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट रूट और ऑटोमेटिक। अगर कैटेगरी वन की बात करें, अगर हम कैटेगरी वन की बात करें, तो इसके अंदर जो एफडीआई होती है वो 100% परमिटेड होती है थ्रू ऑटोमेटिक रूट के अंदर। अगर हम कैटेगरी टू की बात करें, यहाँ पर 100% एफडीआई परमिट तो होती है, लेकिन ऑटोमेटिक रूट से नहीं, गवर्नमेंट रूट से। अगर कैटेगरी थ्री की बात करें, अगर हम कैटेगरी थ्री की बात करें, तो यहाँ पे भी 100% एफडीआई परमिटेड है, लेकिन ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट से। अब ये ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट होते क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, ऑटोमेटिक रूट वो होता है जिसमें हमें अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किससे, गवर्नमेंट और आरबीआई से। मतलब कि आपको ज्यादा ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी, ज्यादा पेपर वर्क नहीं करना, ना ज्यादा परमिशन लेनी है। यहाँ पर जो है आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब बिना परमिशन के क्या करोगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कोई आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ये होता है ऑटोमेटिक रूट। तो कैटेगरी वन कहता है कि 100% एफडीआई अलाउड है। इसमें हमने कुछ फॉर्म्स को दर्शा रखा है कि इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कर सकते हो, इसमें आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट रूट की, तो गवर्नमेंट रूट के अंदर क्या है, आपके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि हम यहाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसके लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है, वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, अपना फ्रेमवर्क दिखाना पड़ेगा। देन ये एप्लीकेशन जो है फॉरवर्ड करी जाएगी किसको, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, विच अप्रूव और रिजेक्ट द एप्लीकेशन आफ्टर कंसल्टेशन विद द डीपीआईआईटी। तो ये इसमें सारा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा, हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक पेपर क्रिएट करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो होता है गवर्नमेंट रूट। तो ऑटोमेटिक रूट बिल्कुल सिंपल, गवर्नमेंट रूट रूट जो होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। अब गवर्नमेंट रूट कहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है, जो हमारे काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जिसके अंदर जो है गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहती है, हमें पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करा जा रहा है, क्यों करा जा रहा है, वहां पर हमें गवर्नमेंट रूट को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। चलिए, अब कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, ये क्वेश्चन आए हुए फ्रेंड्स पिछली बार जो है नेट में हमें देखने को मिला था। उनमें से हमें पूछा था किस सेक्टर के अंदर एफडीआई जो है प्रोहिबिटेड है, उन सेक्टर्स को सिलेक्ट करिएगा। तो हमारे पास कुछ सेक्टर्स है, जैसे कि एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज हो गया, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन हो गया, निधि कंपनीज हो गया, लॉटरीज हो गया, इन्वेस्टमेंट इन चिट फंड्स, ट्रेड इन टीडीआरस, गैम्बलिंग, सिगार्स, हाउसिंग एंड रियल स्टेट्स। इन सब बिजनेस के अंदर जो एफडीआई है वो प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे एफडीआई नहीं की जा सकती। ये गवर्नमेंट ने ऐसे सेक्टर्स बना रखे हैं जिनको प्रोहिबिट कर रखा है एफडीआई इन्वेस्टमेंट से। चलिए, अब कौन कौन सी जो हमारे पास अथॉरिटीज हैं जो क्या करती हैं, एफडीआई को रेगुलेट करती हैं इंडिया के अंदर, बात करते हैं। सबसे पहला है एफआईपीबी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। फिर आता है डीपीडब्ल्यूआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। थर्ड पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फोर्थ है डायरेक्टरेट जनरल और फॉरेन ट्रेड। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सारी हमारी अथॉरिटीज हैं जो क्या करती हैं, रेगुलेट करती है किसको, एफडीआई को। इसके अलावा भी छोटी मोटी अथॉरिटीज रह गई हैं, लेकिन ये मेजर है हमारे पास जो क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितने तरह की होती है। सबसे पहला है इनवर्ड एफडीआई, मतलब जब इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में करी जा रही है तो हम कहेंगे इनवर्ड एफडीआई, वो आ रही है हमारी कंट्री में आ रही है। अब ये इन्वेस्ट कहाँ किया जाता है, बेसिकली लोकल रिसोर्सेज के अंदर इन्वेस्ट करा जाता है इस एफडीआई के अंदर। आउटवर्ड हो गया, जब हम दूसरी कंट्री में, हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आउटवर्ड एफडीआई कहलाएगा। इसको हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रोड भी कहते हैं। फिर आता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हेन ए कंपनी एस्टैब्लिश ए न्यू ऑपरेशन इन ए फॉरेन कंपनी। जब एक कंपनी क्या करती है, न्यू, जी, जब एक कंपनी क्या करती है, न्यू ऑपरेशंस बनाती है, स्टैब्लिश करती है फॉरेन कंट्री के अंदर स्टार्टिंग से,
मतलब कि मान लो कोई कंपनी है, जैसे कि होंडा की कोई कंपनी है और यहाँ पे दूसरी कंपनी को, जापान की कोई कंपनी है और यहाँ पे आकर स्टार्टिंग से रिसर्च करती है, डेवलपमेंट करती है, अपना खुद के नए ऑपरेशन क्रिएट करती है बिना किसी दूसरी कंपनी की हेल्प के, तो वो कहलाएगा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन मतलब कि बिल्कुल टोटली स्टार्टिंग से कंपनी क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है नई फैसिलिटीज से। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है, कोई भी मर्जर एक्विजिशन कर लिया, मान लो एक कंपनी थी इंडिया की, वो डूबती जा रही थी, जैसे कि हम वोडाफोन की बात करें या कोई भी, वोडाफोन इंडिया की नहीं है वैसे, जैसे हम जनरली कोई भी कंपनी की बात करते हैं, तो मान लो वो डूब रही है, बीएसएनएल की बात कर लेते हैं, ये डूब रही कंपनी है, कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरी कंट्री की कंपनी उसको एक्वायर कर कर अपना नया नाम देकर उसी को रन करती है, तो फिर वो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे कोई स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट नहीं की गई है, किसी डूबती हुई कंपनी को या किसी भी कंपनी के साथ मर्जर एक्विजिशन कर लिया जाता है, वो कहलाता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। बेसिकली एग्जिस्टिंग कंपनी पर टारगेट किया जाता है अंडर द ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब हॉरिजॉन्टल एफडीआई कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल एफडीआई की अगर हम बात करें, तो एक कंपनी स्टैब्लिश द सेम टाइप ऑफ बिजनेस इन अ फॉरेन कंट्री। जैसे कि मान लो टाटा का है नमक, अब टाटा नमक ही जो है दूसरी कंट्री में चला जाता है और वहां पे भी अपना नमक सेल करता है किसी दूसरी ब्रांड नेम के नाम से, मतलब जो बिजनेस उसका इस कंट्री में है वही बिजनेस दूसरी कंट्री में भी करा जा रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल है। सेम लेवल का बिजनेस यहाँ पे, सेम लेवल का बिजनेस दूसरी कंट्री के अंदर कर रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल एफडीआई है। वर्टिकल एफडीआई कौन सी होता है, वर्टिकल एफडीआई है, जैसे कि मान लो एप्पल है, एप्पल कंपनी अमेरिका में बनाती है स्पेयर पार्ट्स, इंडिया में बना रही है फोन, है उसी के ही स्पेयर पार्ट्स, जो सा फोन इंडिया में बनाया जा रहा है, मतलब एक जगह वो स्पेयर पार्ट्स बना रही है, दूसरी जगह वो फोन को असेंबल करने का भी काम कर रही है, तो वो कहलाएगा वर्टिकल एफडीआई। मतलब है एक ही चीज से रिलेटेड, लेकिन बिजनेस डिफरेंट डिफरेंट हो गया ना, एक जगह तो सिर्फ स्पेयर पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, दूसरी जगह फोन को असेंबलिंग का काम किया जा रहा है, तीसरी जगह कुछ और किया जा रहा है, तो ये कहलाता है वर्टिकल एफडीआई। मतलब उसी बिजनेस से रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस जो स्टार्ट किए जाते हैं, वो सारे वर्टिकल एफडीआई के अंदर आते हैं। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई कौन सा होता है, जो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होता, ठीक है, जैसे कि टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी यहाँ पे टाटा की हमारे जो ऑटो सेक्टर के अंदर वर्क करती है, अब यहाँ पे ऑटो सेक्टर, इंडिया के अंदर ऑटो सेक्टर पर काम कर रही है, लेकिन अगर ये अमेरिका में जाकर अपना इस्टेब्लिशमेंट करे और ये कोई ऐसी फील्ड से काम करे जो इंडिया में कभी करा ही नहीं है, अनरिलेटेड बिजनेस, बिल्कुल अनरिलेटेड बिजनेस, जैसे कि मान लो कपड़े की एक इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी जाती है, लेकिन टाटा का तो कोई कपड़े से लेना देना ही नहीं है, ये बिल्कुल अनरिलेटेड हो गया, तो ये कहलाता है कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। जो बिल्कुल, जो बिजनेस चल रहे हैं उनके होम कंट्री के अंदर, उससे बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस हो वहां पे स्टार्ट कर देते हैं, तो वो कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई कहलाता है। होप सो क्लियर हो गया होगा। अब एफडीआई पॉलिसी फ्रेमवर्क 2025 की अगर हम बात करें, तो इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर कैप हटाकर कितना कर दिया है, 74% से 100% पर ले आया है। एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स लाया गया है, स्टेट्स टू बी लॉन्च्ड दिस ईयर, मतलब कि लॉन्च किया जाएगा फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, अनाउंस इन यूनियन बजट, जो हमें बताएगा कि कहां पे इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा, जहां पे उस चीज को इवेल्युएट करने का काम किया जाएगा। गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस जन विश्वास 2.0 टू फर्दर इंप्रूव द बिजनेस इन्वायरमेंट, तो बेसिकली एक जन विश्वास 2.0 लेकर आया जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए। और इसके साथ इट वाज अनाउंस्ड दैट हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, तो एफडीए के लिए रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, जिसके लिए एक हाई लेवल कमेटी जो है तैयार की जाएगी, जो स्ट्रेंथन करेगी ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड टेक ट्रांसफॉर्मेशनल मेजर टू एनहांस ईओडीबीज। तो बेसिकली ये सब चीजें करी जाएंगी अंडर द 2025 जो बजट में अनाउंस किया गया है। कुछ क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके लिए, ये कुछ प्रीवियस ईयर से और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। पहला है, व्हाट इज अ ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, investment made to purchase an existing business in a foreign country, investment made in the purchase of government bonds, investment to establish a new venture or business in a foreign country, investment made in the real estate business. Second question है, in which sector of the Indian economy is FDI not allowed according to government regulations? A, retail trade, B, education, C, defense, D, agriculture. Next, the entry mode of FDI that involves acquiring a controlling stake in an existing company in a foreign market known as joint venture, greenfield investment, merger or acquisition, de-licensing. Fourth, FDI can contribute to the development of a country by increasing the national debt, encouraging local business to decrease production, introducing new technology and management practices, D, raising the level of inflation. तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। होप सो आज का जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं भी डाउट है तो कोई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की